इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, जहां भारत देश का प्रत्येक ईमानदार करदाता व देश का युवा यह राह देख रहा था कि इस बार का बजट किस प्रकार का होगा। क्या इस बार के बजट को भारत सरकार ने युवाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया है? क्या इस बार के बजट में ईमानदार टैक्स पेयर को कोई छूट मिली है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बजट 24-25 के विस्तृत विश्लेषण में जानेंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चिलवाल समाचार इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। चलिए विस्तार में जानते हैं आखिर इस बार का बजट किस पर ज्यादा केंद्रित है और साथ ही भारत सरकार के मंत्रालयों को बजट 2024-25 के 48,20,512 करोड़ रुपए में से कितना पैसा आवंटित किया गया है। जहां कई अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे थे कि इस बार का बजट सबसे ज्यादा भारत देश में नौकरी बढ़ाने को लेकर केंद्रित होगा और साथ ही इस बार के बजट में केंद्र की मोदी सरकार दबाव के साथ ही अपने सहयोगी दलों को देखकर भी चलेगी। ठीक ऐसा ही इस बार का बजट है, जहां सरकार ने बजट 2024-25 को विकसित भारत के तहत 4 मुख्य जातियों पर केंद्रित किया है, जिनमें अन्नदाता, गरीब, युवा और महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस बार के बजट की थीम को एम्प्लॉयमेंट रखा गया है, जहां ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, एम यानी एमएसएमईज, पी से प्रोडक्टिविटी, एल से लैंड, ओ से अपॉर्चुनिटीज, वाई से यूथ, एम से मिडिल क्लास, ई से एनर्जी सिक्योरिटी, एन से न्यू जनरेशन रिफॉर्म और टी से टेक्नोलॉजी। वहीं आपको बताते चलें, इस बार के बजट में भारत सरकार ने सभी वर्गों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दी है। जहां कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कृषि से जुड़े मामलों में लचीलापन लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं दूसरा मुख्य विषय रोजगार और कौशल है, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर, और सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, और फिर शहरी विकास, फिर ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सबसे आखिरी में आने वाली पीढ़ी को सोचते हुए कई स्तरों में सुधार को लेकर इस बजट में कहा गया है। चलिए अब जानते हैं आखिर कृषि को लेकर बजट 2024 में क्या कुछ है। बजट 2024 में कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन लाने के लिए सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की घोषणा की है, जिसके तहत देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा और साथ ही 5 राज्यों को चिन्हित करके इनमें जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। वहीं सरकार ने एक्वेटिक फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए झींगा उत्पादकता बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है। वहीं देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली व जलवायु अनुकूल किस्में जारी करने की घोषणा की है। वहीं इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं रोजगार पर। आखिर इस बार के बजट में रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है, जहां सरकार ने घोषणा की है कि ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन सीधे लाभ के तहत दिया जाएगा, जो लगभग 15,000 तक होगा। वहीं अब सारे खुश मत होने लग जाना, इसके लिए सरकार ने मापदंड भी तय किए हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो आपकी सैलरी 1 लाख प्रति माह होनी चाहिए। वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने इस बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास पैकेज की किस्त के रूप में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य सरकारों के साथ ही उद्योग व कौशल को सहयोग मिलने की उम्मीद है। वहीं इस नई स्कीम के तहत 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं में कौशल विकास किया जाएगा, यानी उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। वहीं इस स्कीम के तहत 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं 7.25 लाख तक की ऋण सुविधा भी कौशल विकास के तहत मुहैया कराई जाएगी। वहीं युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। वहीं अभी तक जो स्कीम हमने विस्तार में जानी है, इसे सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 3 योजनाओं के रूप में घोषित किया है, जिनमें पहली योजना जिसके तहत पहली बार रोजगार पाने वाले को लेकर यह स्कीम है, जिसमें ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 तक की 3 किस्तों के रूप में प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी योजना जो निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को देखते हुए घोषित की गई है, इसके तहत रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं तीसरी योजना नियोक्ताओं का समर्थन को लेकर है, जहां प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रति माह 3,000 तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
वहीं कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण के लिए ई वाउचर पर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज दर पर छूट मिलेगी। वहीं इस बजट में घोषणा की गई है कि भारत की शीर्ष कंपनियां भी आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देगी और साथ ही 5,000 मासिक मानदेय के रूप में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के तहत 12 माह के लिए दी जाएगी। वहीं केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं इस बजट में महिलाओं को लेकर और अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जहां जो कोई भी कामकाजी महिला है उनके लिए आने वाले समय में महिला हॉस्टलों की स्थापना की जाएगी और साथ ही इन हॉस्टलों में शिशु गृह भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को लेकर और साथ ही जानेंगे सरकार ने इस बार किन किन राज्यों को लेकर क्या घोषणा की है। जहां विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनमें बिहार, जिसमें एनडीए की सरकार है, और साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जहां हाल ही में एनडीए समर्थित सरकार बनी है। जहां बिहार के गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ ही अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है और साथ ही आने वाले समय में 21,400 करोड़ की लागत में विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल है। वहीं मानव संसाधन के समावेशी विकास को देखते हुए महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के आवंटन की घोषणा की है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार हमेशा आदिवासियों को लेकर कई योजनाएं लाती हैं और साथ ही उनके उत्थान के लिए पहले भी कई स्कीम लाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं इस योजना के तहत 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिनमें 5 करोड़ आदिवासियों व जनजातियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आने वाले समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से भी ज़्यादा शाखाएं खोली जाएंगी। वहीं इस बार के बजट में आंध्र प्रदेश के लिए जमकर धन वर्षा हुई है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था का ऐलान हुआ है। वहीं पोलावरण सिंचाई परियोजना को भी जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और साथ ही हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल के साथ ही सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचना की घोषणा की गई है। वहीं बजट 2024-25 में विनिर्माण और सेवाओं यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, चलिए जानते हैं। जहां इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। जहां मुद्रा ऋण की सीमा जो तरुण ऋण श्रेणी में आती है उसकी सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। वहीं खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। वहीं एमएसएमई सेक्टर को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। वहीं क्रिटिकल मिनरल मिशन को लेकर भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे भारत को बाहर से क्रिटिकल मिनरल आयात कराने में कमी आई। वहीं अब जानते हैं आखिर शहरी विकास के क्षेत्र में क्या कुछ खास है इस बजट 2024-25 में। जहां स्टैंप ड्यूटी को लेकर कहा गया है कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टैंप ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं स्ट्रीट मार्केट को लेकर भी बजट में काफ़ी कुछ कहा गया है, जहां चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। वहीं ट्रांजिट उन्मुख विकास पर भी बजट में ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां 30 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकसित किए जाएंगे। वहीं पीएम आवास योजना शहरी यानी पीएम आवास 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ शहरी गरीबों व मध्य वर्ग की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वहीं अब जानते हैं आखिर ऊर्जा के क्षेत्र में बजट में क्या कुछ खास है। जहां बजट में घोषणा की गई है कि आने वाले समय में भारत में कई लघु रिएक्टरों को डेवलप किया जाएगा। वहीं इनमें भारत का लघु मॉड्यूल रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास किया जाएगा। वहीं 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा को विकसित किया जाएगा।
वहीं अगले चरण में इन क्लस्टरों को 60 से बढ़ाकर 100 क्लस्टरों तक विस्तार करने की योजना है। वहीं एनटीपीसी और बीएचईएल दोनों मिलकर एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाला 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र बनाएंगे। वहीं इस बजट में घोषणा की गई है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, जो 300 यूनिट प्रति माह पर है। वहीं बजट में यह भी कहा गया है कि अब तक इस स्कीम के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण के साथ ही 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। वहीं अब जानते हैं आखिर अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बजट में क्या कुछ खास है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत देश की जीडीपी का 3.4% यानी 11,11,011 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यों को संसाधन आवंटन की सहायता हेतु दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी। वहीं आने वाले समय में 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PMGASY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। वहीं 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिनमें पटना पुरडिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। वहीं बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि इस बजट में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के क्षेत्र में क्या घोषणा की गई है। जहां कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए इस बजट में बाढ़ प्रबंधन के साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता करने की घोषणा की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आने वाले समय में सहायता दी जाएगी। वहीं इस बजट में आईबीसी और अधिकरण के संदर्भ में कहा गया है कि आने वाले समय में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। वहीं एएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPAS की सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके। वहीं ऋण वसूली अधिकरणों को भी मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। वहीं टूरिज्म सेक्टर में भी इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। वहीं बिहार राज्य को लेकर भी इस बजट में काफी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए कई विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं नालंदा का विकास आने वाले समय में पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के खोए हुए इतिहास को पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं इस आम बजट में बिहार राज्य में सड़क परियोजनाओं को लेकर 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। वहीं इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। वहीं कुल मिलाकर बिहार राज्य के लिए केंद्र ने कुबेर का खजाना खोल दिया है, जिससे बिहार राज्य की झोली में 58,900 करोड़ रुपए आएंगे। वहीं उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने के लिए सहायता की जाएगी, जहां उड़ीसा अपनी सुंदरता, भव्य मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी के साथ ही कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए विश्व में ख्याति प्राप्त है और इन्हें और ज़्यादा विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। वहीं उद्योग के संदर्भ में 2024-25 के बजट में कहा गया है कि आने वाले समय में 100 शहरों में निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। वहीं खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं बजट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, रिसर्च और डेवलपमेंट पर, यानी नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास पर इस बजट में कितना पैसा आवंटित किया गया है। जहां आने वाले समय में मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी, जहां 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नव प्रवर्तन शुरू होगा। वहीं स्पेस इकोनॉमी यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले 1 दशक में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना ज़्यादा होने वाली है। वहीं इस 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड से भारत की स्पेस इंडस्ट्री में निवेश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बजट में अगली पीढ़ी के सुधार के लिए क्या कुछ घोषित किया गया है।
जहां कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी भूमि से संबंधित मामलों में अन्य भूखंड पहचान संख्या व भू आधार बनाए जाएंगे। वहीं जमीनों को किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा और साथ ही शहरी क्षेत्र में भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में जीआईएस मैपिंग के तहत भू अभिलेख को डिजिटल किया जाएगा, यानी राज्यों को कारोबार सुधारने के लिए डिजिटलीकरण पर बल दिया जाएगा। वहीं श्रम सुधार को लेकर भी इस बजट में ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां ई श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए एकीकृत किया जाएगा। वहीं इसमें ऐसी व्यवस्था शामिल होगी जो नौकरी चाहने वालों को संभावित नियुक्तियों और कौशल प्रदान करने वालों के साथ जोड़ेगी और साथ ही उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किया जाएगा। वहीं एफडीआई और ओवरसीज निवेश को सरल करने के लिए भारतीय रुपये के उपयोग पर बल दिया जाएगा। वहीं डेटा प्रबंधन और शासन को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर वार डेटाबेस बनाया जाएगा। वहीं एनपीएस यानी नई पेंशन योजना, जिसको लेकर कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्ष भी हमलावर हुआ है, उसको लेकर बजट 2024 में कहा गया है कि एनपीसी में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए जाएंगे, जिससे आम जनता के हितों की रक्षा हो और साथ ही भारत सरकार का बजट भी ना बिगड़े। वहीं नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना के रूप में एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था दर कितनी रही और आने वाले 2024-25 में कितनी रहने का अनुमान है। जहां वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। वही बजट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.02 की दर से बढ़ी है और साथ ही वित्त वर्ष 2024 के चारों तिमाहियों में से 3 तिमाहियों में यह दर 8% से अधिक ही रही है। वहीं वित्त वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 5.6% दर्ज की गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 रहने का अनुमान है और इस लक्ष्य घाटे को 4.5 से नीचे पहुंचाना है। वहीं चालू खाते में भी साल 2023 के मुकाबले सुधार हुआ है। वहीं एएसबी के सकल एनपीए में भारी कमी आई है और साथ ही मुद्रास्फीति में भी नियंत्रण हुआ है। जहां 2022 में यह 6.7 पर था, यह लुढ़क कर 2023 में 5.4 पर पहुंच गया है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में सर्विस सेक्टर में भारत का निर्यात नए उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जहां यह 341.5 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं कर को लेकर, यानी टैक्स के बारे में जानकारी जानते हैं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सबसे पहले जीएसटी के बारे में जानते हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने जीएसटी के शेष क्षेत्रों तक विस्तार हेतु सरलीकृत एवं तर्कसंगत कर संरचना करने की योजना बनाई है। वहीं क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क पर प्रस्ताव किए हैं, जहां दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें कैंसर की 3 दवाओं ट्रस्टजुमाब, डिरुकोस्टिकेन, ऑस्टिमर्टिनिब और डुर्वालुमैब दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। वहीं एक्सरे ट्यूब और मेडिकल एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले फ्लैंट पैनल डिटेक्टरों पर मूलभूत सीमा शुल्क पर बदलाव किया गया है। वहीं मोबाइल फ़ोन, इसकी पीसीबी असेंबली और चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। वहीं कीमती धातु पर भी टैक्स कम किया गया है, जहां सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% किया गया है और प्लेटिनम पर 6.4%। वहीं अन्य धातु लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क को हटाया गया है। वहीं अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को 7.5 से बढ़ाकर 10% किया गया है। वहीं पीवीसी फ्लेक्स बैनरों पर 10% से बढ़ाकर 25% टैक्स किया गया है। वहीं 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीएसटी को कम करने का प्रस्ताव है। वहीं सोलर सेल और पैनल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं झींगा और फिश फीड पर बीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स को लेकर, यानी प्रत्यक्ष कर। वहीं बजट में घोषणा की गई है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा और साथ ही सभी वित्तीय व गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% का कर लगेगा।
वहीं निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी वर्गों के एंजल टैक्स को समाप्त किया गया है। वहीं डोमेस्टिक क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था की जाएगी। वहीं म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस को समाप्त किया गया है। वहीं धर्मार्थ संस्थानों पर लगने वाले 2 कर व्यवस्थाओं को सिंगल किया जाएगा। वहीं विदेशी खनन कंपनियों बेसिकली डायमंड ट्रेडर्स के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया जाएगा। वहीं फॉरेन कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% किया जाएगा। वहीं आयकर विवादों के जल्दी निपटारे हेतु विवाद से विश्वास योजना पर बल दिया जाएगा। वहीं प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद की प्राप्त आय पर टैक्स लगेगा। वहीं अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा लाभ पर, जहां एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन से 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने की योजना है। वहीं 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडित यानी नॉन क्रिमिनल बनाने का विचार है। वहीं 2% की इक्वलाइजेशन लेवी को दोबारा से वापस लाया गया है। वहीं अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिस पर सभी ऑनेस्ट टैक्स पेयर की नज़र रहती है, यानी जिस पर सबसे ईमानदार करदाता की नज़र रहती है, यानी न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था। जहां सरकार ने दावा किया है कि इस बार बजट में नई कर व्यवस्था को और सरल बनाने में कार्य हुआ है। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है न्यू टैक्स रिजीम में। सबसे पहले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का प्रस्ताव है। वहीं जिसकी सालाना आय 0 से लेकर 3 लाख के बीच है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0% टैक्स। वहीं जिसकी सालाना आय 3 से लेकर 7 लाख रुपए है उस पर 5% टैक्स। जिसकी 7 से लेकर 10 लाख है उस पर 10% टैक्स। 10 से लेकर 12 लाख वालों पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स। वहीं सरकार ने ईमानदार करदाताओं को सगुफा देते हुए कहा है कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 तक की बचत होगी। वहीं बजट 2024 में बताया गया है कि सरकार को किस रूप से पैसा मिलता है, यानी सरकार पैसे कैसे कमाती है। जहां सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा उधारी से यानी 27%, फिर टैक्स से 19%, जीएसटी से 18%, फिर निगम कर से 17%, फिर कर भिन्न प्राप्तियों से 9% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4%, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1%। वहीं अब यह भी जान लेते हैं कि यह पैसा कहाँ जाता है, उसका भी उल्लेख इस बजट में किया गया है। जहां सबसे ज़्यादा पैसा करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से में जाता है यानी 21%। फिर सरकार ने जो उधार लिया है उसके भुगतान पर ब्याज चुकाने में जाता है जो है 19%। फिर विभिन्न सब्सिडी स्कीम पर 16%, फिर अन्य व्यय और वित्त आयोग को 9%, फिर रक्षा केंद्र की योजनाओं पर 8% और पेंशन पर 4%। वहीं आप सोच रहे होंगे कि इस बार के 48,20,512 करोड़ रुपए के बजट में से सबसे ज़्यादा पैसा किस मंत्रालय को आवंटित हुआ है। चलिए जानते हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.23 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.8 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.32 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय को 1.2 लाख करोड़, जल शक्ति मंत्रालय को 98,713.78 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 90,958.63 करोड़, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय को 82,576.57 करोड़, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,092.19 करोड़, परमाणु ऊर्जा विभाग को 24,968.98 करोड़, श्रम और रोजगार मंत्रालय को 22,531.47 करोड़ और विदेश मंत्रालय को 22,154.67 करोड़। वहीं अब अंत में जान लेते हैं कि प्रमुख स्कीमों को लेकर कितना पैसा आवंटित हुआ है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना भी करेंगे, जहां मनरेगा की योजनाओं को लेकर साल 2023 से लेकर 24 में 60,000 करोड़ मिला था, वहीं इस साल 86,000 करोड़। वहीं अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को लेकर 2024-25 में 1200 करोड़ आवंटित हुए हैं, जो पिछले साल 840 करोड़ था। वहीं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर
2023-24 वित्तीय वर्ष में 442 करोड़ आवंटित हुए थे, वहीं इस बार यानी 2024-25 के लिए 2228 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं दवाई उद्योग में पीएलआई स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 में 1200 करोड़, इस बार 2143 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए 3000 करोड़ आवंटित हुए थे, वहीं इस बार 6903 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में साल 2023-24 में 4970 करोड़ आवंटित हुए थे, वहीं 2024-25 में 10,000 करोड़। वहीं एलपीजी क्षेत्र में साल 2023-24 के लिए 180 करोड़, इस बार 1500 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं आईडीए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन को लेकर साल 2023-24 में 1300 करोड़, वहीं इस बार 3849 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं ये था 2024-25 के बजट का विस्तृत विश्लेषण, जहां सरकार ने इस बार के बजट को भारत देश में रोजगार पैदा करने के साथ ही युवाओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में केंद्रित किया है और साथ ही खास तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी इस बजट में कहा गया है। वहीं विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इस बजट को भारत का बजट नहीं बल्कि बिहार आंध्र प्रदेश का बजट कहना चाहिए। यह हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस बजट को विकसित भारत का बजट कहते हैं या फिर विपक्ष के अनुसार बिहार आंध्र प्रदेश का बजट।